जय हिंद स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जय हिंद। बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। फटाफट से सभी जुड़ जाइए बिना किसी देरी के, ताकि हम हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन करिएगा, जो आप पढ़ चुके हो वहीं से आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सा जीव फेफड़ों से सांस लेगा? कौन सा जीव फेफड़ों से सांस लेगा? विच एनिमल ब्रीथ थ्रू द लंग्स? पूरा 5 जगत वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। आंसर सभी के आने चाहिए। विच एनिमल ब्रीथ थ्रू द लंग्स? केकड़ा, मछली, डॉल्फिन या झींगा? लंग से कौन सांस लेगा? हम लेते हैं, मैमल्स लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर। जिन बच्चों का आंसर आया है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? केकड़ा याद आ रहा है। केकड़ा किसमें था बेटा? आर्थ्रोपोडा, है ना। आर्थ्रोपोडा में केकड़ा था, और आर्थ्रोपोडा वाले जीव, केकड़ा पानी में रहता है तो गिल्स का यूज करेंगे। आर्थ्रोपोडा वाले जीव पानी में रहने वाले गिल्स का यूज करते हैं, गलफड़े का उपयोग करते हैं, और जमीन पर रहने वाले आर्थ्रोपोडा कीड़े मकोड़े ट्रेकियल ट्यूब का यूज करते हैं, इंसेक्ट, और दूसरे वाले बुक लंग्स का यूज करते हैं, आप जानते हो, ठीक है। मछली पानी में रहती है, और झींगा भी एक क्या है? मछली है। तो दोनों गिल्स का यूज करेंगी बेटा, गलफड़ों का यूज करेंगी, या क्लोम जिसको बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, जिसे हम क्लोम भी कहते हैं, ठीक है। अब बचा डॉल्फिन। डॉल्फिन को आपने देखा अगर नहीं हो तो डॉल्फिन हर कुछ समय के पश्चात सरफेस पर आती है और पानी निकाल के वापस अंदर जाती है, तो वो फेफड़ों का यूज करती है सांस लेने में, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। चलिए, जिन बच्चों का आंसर डॉल्फिन आया है बिल्कुल करेक्ट है। डॉल्फिन क्या है बेटा? एक क्या है? एक मैमल में आती है ना, मैमल है ना, स्तनधारी जीव है डॉल्फिन। व्हेल सबसे इंटेलिजेंट वाली जो जीव है वो है डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा सभी के फटाफट से एक बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, वैसे तो हम सब पढ़ ही चुके हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं उनके जरा ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किसका यूज करते हैं वो श्वास लेने में, वो आप रिवाइज कर लो। मछली जो है वो गिल्स का यूज करती है, जानते ही है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कीड़े मकोड़े ट्रेकल ट्यूब का यूज करते हैं, समझ गए हो। स्पाइडर, मकड़ी, ये भी आर्थ्रोपोडा है, क्रस्टेशिया में आती है, लेकिन ये जमीन पर रहती है, बुक लंग का यूज करेगी। कैटरपिलर स्पाइरिकल्स, कैटरपिलर के ऊपर छोटे छोटे छेद टाइप की संरचना होती है जिन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। आदमी लंग्स का यूज करेगा। अमीबा डिफ्यूजन, जितने भी एनिमल किंगडम के नीचे वाले जीव है, प्रोटिस्टा मोनेरा वाले सब डिफ्यूजन यानी कि विसरण का यूज करते हैं, है ना। और अर्थवर्म जो है मॉइस्ट स्किन का यूज कर रहा है, और फ्रॉग जो है वो लंग और स्किन का यूज दोनों का करता है, आप जानते हो। चलिए, श्वास नली द्वारा श्वसन किसमें होता है? फटाफट से बता दीजिए। रेस्पिरेशन थ्रू द ट्रेकिया टेक्स प्लेस इन? कौन से जीव ट्रेकिया का यूज करते हैं श्वास लेने में? मेंढक स्किन का यूज करता है, सभी जान गए हो। और फेफड़ों का यूज करेगा, पानी में रहेगा, बाहर रहेगा, फेफड़ों का और स्किन का। और मछली गिल्स का। अर्थवर्म किसका यूज करेगा? स्किन का यूज करता है। अर्थवर्म किसका यूज करता है? स्किन का यूज करता है। कीट जो इंसेक्ट हैं बेटा, वो किसका यूज करते हैं? ट्रेकियल ट्यूब का करते हैं। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन डी है बिल्कुल सही, सभी के सही सही आंसर आने से आगे बढ़ते हैं। केचुआ नामक अंगों के माध्यम से श्वसन करता है। केचुआ, आप जानते हैं केचुआ मैडम श्वसन करता है अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से सांस लेता है। उसकी त्वचा के ऊपर कुछ चीजें पाई जाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम कहते हैं क्यूटिकल्स। ये प्लांट में भी मिलते हैं, जानवरों में भी मिलते हैं। अर्थवर्म के ऊपर छोटे छोटे क्यूटिकल्स मिलते हैं। सांस त्वचा से ही लेता है, लेकिन त्वचा में भी अगर आपको ऑप्शन पूछ लिया जाए क्यूटिकल दे दे तो भी करेक्ट होगा। स्किन बोल दे, क्यूटिकल बोल दे, त्वचा बोल दे तो भी करेक्ट ही होगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम आपने स्किन बोला, क्योंकि ट्रेकिया तो यूज करेगा नहीं, बुक लंग्स का यूज करेगा नहीं, हार्ट का करेगा नहीं, बचा कौन? क्यूटिकल पाए जाते हैं। यहाँ पर अंग का पूछ लिया तो क्यूटिकल, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले 3 तरह के श्वसन होते हैं, 3 प्रकार के, जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से टाइप के श्वसन होते हैं? रेस्पिरेशन करने के 3 तरीके होते हैं बेटा। एक कहते हैं क्यूटेनियस श्वसन,
क्यूटेनियस यानी कि जो अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस टाइप का रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि क्यूटिकल्स पाए जाते हैं उनकी स्किन के ऊपर। जैसे हमने अर्थवॉर्म देखा, अर्थवॉर्म क्या करता है, अपनी त्वचा से सांस लेता है, वहां क्यूटिकल मिलते हैं, तो क्यूटिकल से जो या त्वचा से जो सांस लेने वाले जीव हैं उन्हें क्यूटेनियस टाइप का रेस्पिरेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है ब्रांकियल, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, ब्रोंकियल श्वसन किसको बोलते हैं, जो गलफड़े का और गिल्स का यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन में, जैसे कि मछलियां, ठीक है। पानी में रहने वाले जीव अपना किससे श्वसन करते हैं बेटा, जो गलफड़ों का यूज करे उनका श्वसन होता है ब्रैंकियल या ब्रोंकियल श्वसन, ठीक है। और जो जैसे कि हम फेफड़ों का यूज करते हैं अपने श्वसन के लिए, उन्हें कहते हैं फुफ्फुसी श्वसन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। 3 तरह के रेस्पिरेशन याद हो गए, बिल्कुल, क्यूटेनियस, ब्रोंकियल और पल्मोनरी। हमारा पल्मोनरी है, ब्रोंकियल मछलियों में मिलता है, पानी वाले जीवों में मिलता है, और क्यूटेनियस जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, सब पढ़ा हुआ है। हाँ, आर्थ्रोपोडा में नेफ्रेडिया है बेटा, सब पढ़ा चुके हैं, अब तुम रिवाइज करो, वो मैं स्लाइड मैंने डाली भी नहीं है और मैं रिवाइज उसको कराऊंगी भी नहीं, हमने पूरा 5 जगत पढ़ लिया, अब वो आपका रिवाइज करने का काम है। बिल्कुल सही। नेफ्रेडिया जो है बेटा वो श्वसन में कहाँ भाग लेगी, वो तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन आ जाता है ना। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए, जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलास्का श्वसन के लिए किस अंग का उपयोग करेंगे, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कास आर यूज विच ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन। फेफड़े यूज करेंगे बेटा, गिल्स यूज करेंगे, आंखें तो कोई यूज करता नहीं है, नाक भी कोई यूज नहीं करता है, वो तो हम करते हैं सांस अंदर ले जाने के लिए। एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा और मोलास्का जो है कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं, जलीय आर्थ्रोपोडा क्या यूज करेंगे, जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलास्का वाले जीव क्या यूज करते हैं, गलफड़े। क्या यूज करते हैं, गलफड़े, है ना। बिल्कुल सही। चलिए कौन सा जीव नम त्वचा से सांस ले सकता है, विच ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन कैन बी ब्रीथ थ्रू द मॉइस्ट स्किन। नम त्वचा से सांस लेने वाला इनमें से कौन है जो बिल्कुल मॉइस्ट स्किन से सांस ले सकता है, कौन ले सकता है, पक्षी, इनमें तो फेफड़े होते हैं, है ना। मैमल्स, इनमें भी ज्यादातर फेफड़े होते हैं। रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस, क्या होगा, त्वचा से सांस लेने वाले में एम्फीबियन, मेंढक का नाम याद आ रहा है बेटा, फ्रॉग, है ना। एम्फीबियन क्यों मैडम, आपने फ्रॉग को देखा होगा, मेंढक को देखा होगा, जब पानी में रहेगा तो अपनी त्वचा का यूज करेगा और जब बाहर आएगा तो फेफड़ों का यूज करेगा, है ना। रेप्टाइल नहीं, अपनी त्वचा से सांस कौन लेंगे, एम्फीबियन लेंगे बेटा, एम्फीबियन लेंगे। सरीसृप कहाँ से आ गए, रेप्टाइल्स कहाँ से आ गए, क्यों गलत कर रहे हो, पढ़ चुके हो आप, सब कुछ पढ़ चुके हो। जो बच्चे गलत कर रहे हैं वो फटाफट से अपनी 5 किंगडम वाली क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना। नम त्वचा से सांस कौन लेगा बेटा, इनमें से अगर देखा जाए तो एम्फीबियंस, बाकी सब लंग्स का यूज करते हैं, है ना। एम्फीबियन को पानी में भी रहना है, जमीन पे भी रहना है, जमीन पे रहेंगे लंग्स यूज करेंगे, पानी में रहेंगे तो क्या करेंगे, गिल्स यूज नहीं करेंगे, स्किन का यूज करते हैं, जैसे कि मेंढक, ठीक है। बिल्कुल। चलो कौन से कशेरुकियों में सबसे अच्छी तरह से विकसित श्वसन तंत्र होता है, विच वर्टिब्रेट्स हैव द मोस्ट वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। वर्टिब्रेट्स में सबसे अच्छा, सबसे डेवलप्ड वाला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो किसका है, मेमल का, रेप्टाइल का, एविस का, उभयचर का है, किसका है, किसका है ना, किसका होना चाहिए, या तो हमारा होगा या पक्षियों का होगा, दोनों में कंफ्यूजन रहता है। मेमल देखा होगा आपने, लेकिन मेमल नहीं है, एविस जो बर्ड है बेटा, क्योंकि बर्ड का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना ऊंचाई पर जाकर भी अच्छे से काम करता है, तो वेल डेवलप्ड में क्या करना है, एविस पे टिक करना, बर्ड्स पे टिक करना, पक्षी पे टिक करना, मेमल अगर कहीं है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा, धर्मेंद्र, है ना। मेमल अगर है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा बेटा, एविस है ना। ये क्वेश्चन गलत है, मेमल्स नहीं होगा, एविस है, एविस आंसर आ रहा है, बर्ड्स का, पक्षियों का, बिल्कुल।
ठीक है, इसको करेक्ट कर दिया जाएगा, आप भी करेक्ट कर लेना अगर आपने अपने नोट्स में कहीं लिखा हो तो एवीज कर लेना बर्ड। चलिए उसके बाद मेमल्स आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र की तुलना पौधों के किस भाग से की जा सकती है? अब प्लांट को, पादप को और हमारे श्वसन तंत्र को कंपेयर करो। प्लांट में भी बेटा श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ऊर्जा, एटीपी वगैरह। माइट्रोकांड्रिया तो नहीं होता है लेकिन वो श्वसन जरूर करता है। माइट्रोकांड्रिया होता है, कोई नहीं बोला नहीं होता, माइट्रोकांड्रिया होता है पौधों में, वो भी श्वसन करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो किससे किससे कंपेयर करोगे बेटा? कौन? हमारी नाक, जिसे हम सांस लेते हैं। उसी तरह से पौधे किससे? गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? हम पूरा प्लांट पढ़ चुके हैं, पूरा पादप जगत हम पढ़ चुके हैं। गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ से हो रहा है? हमारा नाक से हो रहा है। इनका किससे होता है बेटा? स्टोमेटा। स्टोमेटा भी पढ़ाया था तुम्हें, स्टोमेटा के उपयोग भी पढ़ा चुके हैं। स्टोमेटा गैसीय आदान प्रदान जहां से हो, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका है ना, तो यहीं से होता है, स्टोमेटा से होता है। और स्टोमेटा मिलेंगे लीफ पे, तो जो लीफ पे जा रहे हैं वो लीफ डायरेक्टली मत टिक करो, अगर तुम्हें स्टोमेटा नहीं दे रखते तो तुम लीफ पे जाते। तो स्टोमेटा इज द करेक्ट आंसर। चलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। हमारा जो मानव का श्वसन तंत्र है कहाँ से शुरू होता है बेटा? नाक से। नाक में 2 छेद है जिन्हें नोस्ट्रिल कहते हैं। नोस्ट्रिल से हमारी गैसें अंदर जाती है, बाहर निकलती है ना, थोड़ी बहुत मुंह से भी निकल जाती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉमन रास्ता है आने जाने का मुंह से और यहाँ फेरिंग से होकर। तो हमारी नाक से गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें 2 छेद है जिन्हें नोस्ट्रिल कहते हैं, और नोस्ट्रिल के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि अगर हवा के माध्यम से कुछ ज़्यादा बड़ा कचरा आ रहा है तो यहीं पर आकर रुक जाता है, या गंदगी आ रही तो यहीं रुक जाती है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा क्या? श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, कहाँ से मिलकर बना है बेटा? ये एंडोडर्म से बना है, ये भी ध्यान रखना अगर किसी को जानना है तो। एंडोडर्म से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। हमारे ज्यादातर अंग जो हैं वो कहाँ से बने हैं? एंडोडर्म से बने हैं। अंदर वाली क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, यहाँ से शुरू होता है, नाक से। प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। 2 छेद होते हैं जिन्हें नॉस्ट्रिल कहा जाता है, नासिका छिद्र कहा जाता है। टाइनी हेयर होते हैं जिनका काम क्या है? आपके इंटीरियर लाइनिंग को कवर करना और उनमें प्रोटेक्शन करना पॉल्यूशन वगैरह से। लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल डस्ट वगैरह अगर आ जाती है तो यहाँ थोड़ी बहुत रुक जाती है, इसीलिए होते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाक, नाक जैसे अंदर जाएंगे तो हमारा नजल कैविटी आती है। जिस तरह से हमारी ओरल कैविटी, बकल कैविटी थी, उसी तरह से नजल कैविटी आती है। नासिका गुहा आती है जिसमें से होकर हमारी सांस या हवा अंदर की तरफ जाती है। नजल कैविटी देख पा रहे होंगे आप, अंदर वाला हिस्सा, तालू के ऊपर वाला हिस्सा होता है ये। ठीक है, यहाँ पर स्मेल करने के लिए रिसेप्टर सेंस होते हैं, ओल्फैक्टरी रीजन होता है। ठीक है, क्योंकि स्मेल करते हैं ना हम नाक से ही करते हैं, तो ओल्फैक्टरी रीजन यहाँ ऊपर होता है और यहाँ से हमारी सांस जाती है। ये वाली कैविटी वाला हिस्सा है, इसमें आपको कोंचा मिलेगी। कोंचा क्या है? ये हड्डियां होती है। क्या है ये कोंचा? ये दिख रही होंगी आपको, ये बेटा ये हड्डियां जैसी संरचना आपको दिख रही होगी, इन्हें कोंचा कहते हैं। हवा डायरेक्टली नहीं जाती है, हवा इन हड्डियों से ऐसे होके जाती है जैसे कि लहरा रही हो। इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि हमारा जो तापमान है वो सामान्य करती है। ध्यान रखना, हमारी जो हवा का टेम्परेचर है मेंटेन 2 जगह होता है। एक तो हमारी नाक में कोंचा करती है जो कि हड्डियां हैं, और दूसरा हमारी ब्रोंकियल्स जो होती हैं, जो हमारी ब्रोंकाइल्स होती हैं, वो भी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अंदर फेफड़े में भी टेम्परेचर मेंटेन होता है, 2 जगह मेंटेन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो कोंचा याद रखना, नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी। नजल कैविटी में 2 चीज याद रखना, एक तो कोंचा का नाम याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है? अच्छा, चैम्बर है उसमें ओल्फैक्टरी सेंसर्स लोब होता है जो आपकी स्मेल को सेंस करने में मदद करता है, आपके दिमाग से जुड़ा होता है ना। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई।
टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है इसका। और ये जो ओल्फैक्टरी वाले हैं रीजन, ये आपका गंध को भापते हैं कि कौन सी स्मेल है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारी हवा कहाँ जाएगी? हमारी हवा जाएगी फेरिंग्स में, ग्रसनी में, जिसको आप जानते ही हो, कॉमन पाथ है जहाँ से हवा खाना दोनों होकर जाता है। ठीक है, इतना ही इसके बारे में जानना है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्या आता है? लेरिंग्स आता है। लेरिंग्स किसका हिस्सा है? लेरिंग्स जो है किसका हिस्सा है? लेरिंग्स यानी कि कंठनली या लेरिंग्स किसका हिस्सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, ना कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। क्योंकि फेरिंग से 2 ब्रांच बढ़ जाएगी, फेरिंग से 2 ब्रांच बटेगी। एक ब्रांच तो आपकी एसोफेगस की तरफ जाएगी और एक ब्रांच आपकी ट्रेकिया की तरफ, श्वास नली की तरफ जाएगी। ठीक है, तो श्वास नली का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो लेरिंग्स होता है, कंठनाल होता है, इसमें वॉइस बॉक्स, सब कुछ हम चर्चा कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में यहीं से हमारी आवाज उत्पन्न होती है, वोकल कॉर्ड होती है। ठीक है, ये साउंड बनाने का काम करता है, सांस लेने में, खांसने में, निगलने में मदद करता है। हाँ, बर्ड में जो रहता है उसे सीरिंग्स कहते हैं, जहां से बर्ड अपनी आवाज निकालते हैं उनका सीरिंग्स होता है, हमारा लेरिंग्स होता है। ठीक है, ये जो लेरिंग्स का हिस्सा है बेटा, ये क्या होता है? वुमेन में थोड़ा सा थिन होता है, बच्चों में भी थिन होता है, क्योंकि ये पिच और को क्या कर देता है? हाई कर देता है, तो पतली आवाज होती है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने का काम, सांस लेने का काम यहीं से होता है। महिला और बच्चों में यह पतला होगा है, इसलिए इनकी आवाज भी पिच ऊंची होती है और पतली होती है। ठीक है, और एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस किसका हिस्सा है? जानते हो, अब तो बताने की जरूरत नहीं, इलास्टिन कार्टिलेज का बना है। और एपिग्लोटिस ये हमारे ट्रेकिया यानी श्वास नली को ढक लेता है, तो एपिग्लोटिस भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। हाँ शिवम, मैंने देख लिए बेटा, देख लिए हैं, मिल जाएंगे आपको जवाब। वीडियो क्यों बैक हो रहा है बेटा? क्या प्रॉब्लम है? सबका कोई, किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही है क्लास में आज? चलिए, ये सब पढ़ा पढ़ा सा है हमारा। अब आते हैं हम श्वास नली में क्या क्या चीजें हो गई है बेटा, याद रखना। जैसे बकल कैविटी का क्वेश्चन आया था ना, है ना, उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नाक हो गई, नजल चैम्बर, नजल कैविटी हो गई, उसके बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स से हमारी सांस कहाँ जाती है? लैरिंग्स से होते हुए हमारे एपिग्लोटिस से ढक्कन खुल जाएगा, ट्रेकिया में जाएगी, यानी कि ये हमारा विंड पाइप भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? श्वास नली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर कार्टिलेज की बनी हुई रिंग होती है ना। कार्टिलेज की बनी हुई क्या होती है बेटा? रिंग होती है इस तरह की, जो कि हाइलिन कार्टिलेज की बनी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कई बार बता दिया है, क्लास में बताने की जरूरत नहीं है। हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है, जो कि आपके ट्रेकिया को सपोर्ट करती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो रिंग है ना, पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट रिंग है, पीछे से रिंग नहीं होती है, अधूरी रिंग होती है। ये ऐसी पूरी कंप्लीट नहीं है बेटा, ये ऐसी रिंग होती है, ऐसी। ठीक है, पीछे से ये पूरी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये होती है आपकी रिंग जो हाइलिन की बनी होती है। ट्रेकिया की लंबाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर से 2.11 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 मीटर चौड़ा। चौड़ाई याद रखे कोई जरूरी नहीं, लेकिन लंबाई आप याद कर रख सकते हैं, 11 सेंटीमीटर का लंबा होता है। फिर इसके बाद क्या शुरू हो जाती है? इसके बाद हमारी ट्रेकिया 2 हिस्सों में टूट जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं, है ना। 2 फेफड़ों में 2 शाखाएं चली जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। इतना समझ में आया? एडम्स एप्पल का नाम सुना है कि एडम्स एप्पल कहाँ मिलता है? यहाँ। क्या काम है? कौन बताएगा एडम्स एप्पल का क्या काम है? चलो, अब हमारी जो ट्रेकिया है, श्वास नली है, वो 2 हिस्सों में टूट जाती है, जिन्हें हम ब्रोंकियाएं, श्वास नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक वाली हैं, जो 2 होती है, प्राइमरी वाली है। फिर ये बाद में और दूसरी में टूट जाती हैं,
और दूसरी में टूट जाती हैं, जिन्हें सेकेंडरी, टर्शरी और आगे टूटेंगी। प्राइमरी वाली 2 होंगी, है ना, ये वाली 2 होंगी, फिर ये 2 और पार्ट में द्वितीयक वाली होंगी और हिस्सों में टूटेगी, टर्शरी वाली होगी, और इस तरह से टर्मिनल एंड आएगा। तो छोटी 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 शाखाओं में टूटी होती हैं कौन? ब्रोंकियाई, श्वास नलिकाएं। किसके अंदर मिलेगी बेटा? फेफड़ों के अंदर पूरा जाल इनका फैला हुआ होता है। ठीक है, हाँ, ये मेल में उभरता है। क्या काम है इसका, क्यों उभर जाता है? आडम्स एप्पल कहाँ है? तो बोलोगे कहाँ, यही है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है, अब जहां पर हमारी ब्रोंकाई खत्म हो जाती है, जहां पर खत्म हो जाती है वहां पर आपको ऐसी गोल गोल संरचनाएं देखने को मिलेगी, बॉल जैसी संरचनाएं, जिन्हें वायु कूपिकाएं, वायु कोष्ठिकाएं, वायु कोष्ठ या एल्वोलाई कहा जाता है। यहाँ आखिरी एंड हो जाता है पूरा हमारे किसका? फेफड़ों का। बस यहाँ तक हमारी हवा आएगी बाहर से। क्यों हो रहा है बेटा ऐसा? आई डोंट नो कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है आप लोगों के साथ। आज सब कुछ ठीक है, नेटवर्क वेटवर्क सब बढ़िया है ना? ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार रिफ्रेश वगैरह कर लो फोन को। एल्वोलाई समझ में आया सभी को? ये हम सब पढ़ चुके हैं, एंडिंग है बिल्कुल। यहाँ से क्या होता है? एल्वोलाई से ही हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारी बाहर से जो गैस है, हवा है, वो पूरी यहाँ तक आ गई है। कहाँ तक आ गई है? वायु कूपिकाओं तक आ गई है। ठीक है, चलिए, इस तरह की बॉल जैसी संरचनाएं मिलेगी बेटा। और इनके आसपास आपको वेन्स और आर्टरीज मिलेगी, शिराएं मिलेंगी, कैपिलरीज मिलेंगी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखने से पहले जब हम एक्सचेंज पढ़ेंगे तो पूरी एल्वोलाई देखेंगे कैसी होती है। यहीं से ही आपका आदान प्रदान होता है गैसों का। कैसे जाती है एल्वोलाई से गैस? किसके माध्यम से जाती है? एल्वोलाई के टच में क्या रहती है? हमारी कैपिलरीज रहती है बेटा, कैपिलरीज रहती है। और कैपिलरी टच में रहती है तो डिफ्यूजन के माध्यम से कैपिलरी में जो गैस है वो चली जाती है। ठीक है, और इसके बाद फेफड़ों की थोड़ी सी चर्चा कर ले, क्योंकि अभी हम सिर्फ एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, हमने कोई फंक्शन नहीं देख रहे हैं। ज्यादा देख रहे हैं कि कौन कौन से हिस्से होते हैं, किस में बटे हुए होते हैं, उनके नाम क्या हैं। सबसे पहला तो आपको यही पढ़ना रहता है ना? तो लंग्स की बात करें, फेफड़ों की बात करें तो कहाँ पर है बेटा? फेफड़े की जगह कहाँ है? हमारी थोरेसिक कैविटी में है, लेफ्ट राइट साइड दोनों तरफ। ठीक है, हमारी लेफ्ट और राइट साइड दोनों की तरफ क्या है? फेफड़े हैं। कहाँ पर है? वक्षीय गुहा में है। इसके नीचे क्या आ जाते हैं? इसके जस्ट नीचे हमारा अमाशय आता है, डायफ्राम आता है, उसके नीचे अमाशय आता है, अमाशय के साइड में हमारा लीवर आता है, और इन दोनों के पीछे हमारा पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय आता है। ठीक है, तो लंग्स वक्षीय गुहा में स्थित है। अगर पोजीशन पूछ सकते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, राइट और लेफ्ट वाला की बात करें, दायां और बायां। ठीक है, 2 लंग्स होंगे, दाएं और बाएं। ये राइट वाला हिस्सा है। इधर से मत देखना, बहुत सारे बच्चे, एक ने डाउट भी पूछा था लिख के, तो बेटा हम हमारी तरफ से देखते हैं तो ये वाला राइट हिस्सा होता है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा होता है। हमारी तरफ से नहीं देखना है, अपने आप को पलट लो, अपने आप को पलट लो बेटा। ये जो राइट हैंड है ना, वो इधर वाला, इसको राइट कहेंगे, और ये लेफ्ट वाला है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी को अगर आप देख रहे हो तो आपकी राइट साइड ये होगी और लेफ्ट ही होगी, ध्यान रखना। तो ये राइट साइड वाला हिस्सा है यानी कि दायां है, ये बायां है। दोनों फेफड़ों एक जैसे बिल्कुल नहीं रहते हैं, अंतर होता है। क्या क्या अंतर होता है मैडम? ये जो फेफड़ा है, दाएं तरफ वाला फेफड़ा है, ये 3 लोब में बटा होता है, 1, 2 और 3 लोब में, और ये 2 लोब में बटा हुआ
होता है। हाँ ठीक है, दो फेफड़े होते हैं, वक्षी गुहा में स्थित है। दायां वाला मतलब अपना राइट हैंड देख लो, अपना राइट हैंड देखो किधर है, तुम इधर से मत देखो, इसको ऐसा पलट के देखो, इसमें 3 लोब हैं, इधर लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले में हमारा क्या है, हार्ट थोड़ा सा धसा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा हार्ट धसा हुआ रहता है, थोड़ा सा नॉच बन जाती है, एक गड्ढा बन जाता है जिसे कार्डियक नॉच कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, इतनी बात समझ में आ गई। इसी फेफड़े से हमारी क्या कनेक्ट है बेटा, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, शिरा और धमनी जो यहां से होकर जाती है वो क्या है, वो यही है, वो फेफड़े की ही पल्मोनरी आर्टरी और धमनियां होती हैं। इम्प्योर ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्योर ब्लड रीचेज टू द लंग थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ये एक एक्सेप्शन, अपवाद है जो आपको पता होना चाहिए। इसका जिक्र आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में भी किया जाएगा। किसका, कि जो फुफ्फुसी धमनी है, वैसे धमनियां ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है बेटा, धमनियों का काम क्या है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेकर जाना हार्ट के पास। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पर जो पल्मोनरी धमनी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, और जो वेन है वो प्योर ब्लड लेकर, प्योर ब्लड किसमें बहता है, पल्मोनरी वेन में। इतना आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, चलिए राइट वाला लंग की बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है और चौड़ा होता है। किधर वाला, राइट, इधर वाला थोड़ा सा बड़ा और चौड़ा होता है, क्योंकि किडनी का क्वेश्चन पूछ लिया तो लंग्स का तो पूछ ही सकते हैं, इंपॉर्टेंट बेटा। बिग एंड वाइड, बड़ा होता है, बड़ा सॉरी लंबा नहीं, बड़ा होता है मतलब फैला हुआ होता है, और छोटा होता है लंबाई में। कौन सा, हमारा राइट साइड वाला, लंबाई थोड़ी कम और चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा, दायां फेफड़ा राइट वाला। हेल्दी लंग का जो कलर होता है बेटा पिंकिश एंड लाइट ग्रे कलर होता है, हल्का सा काला और गुलाबी कलर होता है जो हेल्दी लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स को देख के भी पहचान लेते हैं डॉक्टर कि हाँ इसमें प्रॉब्लम हो गई, इसकी उम्र ज्यादा हो गई, इसने बहुत सारा गलत गलत काम हुए हैं इसके साथ, ये खराब हो गया है बेटा। और अनहेल्दी वाला जो लंग रहता है उसका कलर डार्क ग्रे हो जाता है, थोड़ा सा स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कौन सा बड़ा है, देखो ये दिख रहा है, ये चौड़ा है, थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा लंबा होगा, पतला होगा। लेफ्ट और राइट वाले में कंफ्यूज मत होना, लिख देती हूँ यहाँ, ऐसे देखेंगे, लेफ्ट यानी कि बायां, और ये राइट यानी कि दायां। देख सकते हैं आप कैसा शेप दिख रहा होगा, छोटा बड़ा, क्योंकि पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यहां से बन सकते हैं। चलिए अब इसकी लेयर की बात कर लेते हैं बेटा। इसको भी लेयर ने कवर करके रखा है, 2 लेयर से कवर होता है, 2 झिल्लियों से या 2 लेयर मान सकते हो, उससे कवर होता है। इसकी लेयर को आप क्या बोलते हो, इसकी लेयर का नाम क्या है बेटा, प्लूरा। अगर प्लूरा शब्द सुनते हो कि प्लूरा जो है किसकी लेयर है, किसको कवर करके रख रही है, तो आपके लंग्स को, फेफड़े को कवर करके रखती है, 2 लेयर की बनी होती है। क्या हो रहा है, 2 लेयर की बनी होती है, प्लूरा या प्लूरल डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। 2 लेयर होती है बेटा, ये 2 लेयर की होती है। ठीक है, ये हमारे लंग्स हो गए, यहाँ पर पूरा ट्रेकिया 2 भाग में बढ़ गया है, और यहाँ पर हमारा हार्ट आ जाता है, ये हमारा दिल, और यहाँ जो है डायफ्राम है इसके नीचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हार्ट में जो हार्ट सॉरी क्या लंग में इतना आपको पता होना चाहिए, उसकी लेयर के नाम याद रखना चाहिए, डबल लेयर की होती है, प्लूरा इसका नाम होता है।
प्यूरिफाइड ब्लड जो है कैरीड आउट किया जाता है पल्मोनरी वेन, पढ़ चुके हैं हम। शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुसी शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में कहाँ जाएगा बेटा, कहाँ लेकर जाता है? शुद्ध रक्त कौन से हिस्से में बहता है और अशुद्ध रक्त किस किस हिस्से में हाँ बहता है? सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे तब भी ये बात ध्यान रखना है। शुद्ध रक्त जो है बेटा फुफ्फुसी शिरा के द्वारा कहाँ जा रहा है? हृदय के बाएं आलिंद में, बाएं तरफ का जो हिस्सा होता है यानी कि ये वाला हिस्सा, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये वाले हिस्से में अशुद्ध रक्त बहता है दिल के, हार्ट के। ठीक है, अगर ये आपका हार्ट है तो इसका ये जो हिस्सा है दैट मीन्स लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला जो हिस्सा है यानी कि दायां, ये बात हम वहां भी करेंगे। कहाँ जाएगा? फुफ्फुसी शिरा से कहाँ जाता है बेटा? कहाँ आता है? फुफ्फुसी शिरा पल्मोनरी वेन कहाँ लेकर आती है? आलिंद में सबसे पहले ब्लड सप्लाई आता है और लेफ्ट वाले में, और फिर नीले में जाएगा। कहाँ जाएगा? नीले से कहाँ जाता है? पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यह मनुष्य में एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ देते हैं, डायफ्राम की बात कर लेते हैं बेटा। डायफ्राम क्या है? तो जहां हमारे फेफड़े, उसके जस्ट नीचे एक मसल टाइप का स्ट्रक्चर देखोगे आप, द मसल बिटवीन द रिब्स कैविटी कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपांड एंड चेस्ट कैविटी। हाँ, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो दो चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे फेफड़े को मेंटेन करने के लिए, शेप मेंटेन करने के लिए, या हमारी जो हवा भर रही है अंदर हम ले रहे हैं उसको मेंटेन करने में दो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बेटा। आपकी पसली और इसके नीचे ये मसल जैसा डायग्राम दिख रहे हो उसको डायफ्राम कहते हैं। इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये क्या करते हैं? इनमें क्या होता है? आप सांस जब अंदर भरोगे तो क्या होगा? सांस अंदर भरोगे तो पसलियां बाहर निकलेगी, ऊपर बोल दो या बाहर निकलती है। और डायफ्राम का क्या होता है? डायफ्राम ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये चीजें याद रखना, बस और कुछ नहीं। कहाँ जाएगा? जब आप सांस अंदर भरते हो, इनहेल करते हो, इंस्पिरेशन करते हो, तब आपकी पसलियां किधर जाती है और आपका डायफ्राम किधर जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। संकुचन और फैलाव तो होता है, लेकिन जब सांस अंदर भर रहे हो तब क्या होगा और बाहर निकाल रहे हो तब क्या होगा, ये पता होना चाहिए। तो जब हम इनहेल करते हैं बेटा, श्वास अंदर लेके जाते हैं, तब क्या होता है? तब पसलियों में क्या होता है? पसलियां कहाँ रहती है हमारी? श्वास अंदर लेके देखो, ऊपर की ओर जाती है हमारी पसलियां, बाहर क्या है? बाहर और ऊपर की ओर जाती है। और डायफ्राम का क्या होता है? डायफ्राम संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। संकुचित, एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, संकुचित होगा मतलब नीचे जाएगा। संकुचित होने का मतलब क्या? नीचे। हाँ सुशील शर्मा, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। डायफ्राम संकुचित होगा और या नीचे जाएगा। नीचे जाएगा जब आप सांस अंदर भरते हो। सांस अंदर भरी, अभी डायग्राम ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि पीडीएफ है, नहीं तो ये आपको पता चल जाता।
अंदर ले रहे हो तो पसलियां बाहर आएंगी और डायफ्राम नीचे जाएगा। डायफ्राम नीचे क्यों जाएगा ये सोचा है? क्योंकि फेफड़े में सांस भर गई तो फेफड़ों में कैपेसिटी बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया तो डायफ्राम नीचे चला जाएगा। जैसे आप सांस छोड़ोगे फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाएगी, डायफ्राम ऊपर चला जाएगा और पसलियां अंदर धस जाएगी। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, ये डायफ्राम का काम। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट। फेफड़ों की वायु कोश की उपकला किसकी बनी होती है? सभी के आंसर आने चाहिए, बिल्कुल सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी के आंसर आने चाहिए। क्या हो रहा है, क्या क्या होगा? याद है? एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई वैसे हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन एल्व्यूलाई जो बेटा उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ये एक एल्व्यूलाई बनाई है मैंने, वायु कोश बनाया है। इस वायु कोश में यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पर क्या मिलेंगे? उपकला ऊतक मिलेंगे। कौन से वाले मिलेंगे? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, बिल्कुल सही। कौन से वाले? स्क्वैमस। और यहाँ पर बेटा यहाँ से तुम्हारी कैपिलरी, ये क्या है? केशिका, कैपिलरी, इसमें भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू याद आ रहे हैं, जिसे क्या बोलते थे? एंडोथेलियम। याद आ रहा है? ये क्या है? केशिका है, कैपिलरी है। क्या है ये? कैपिलरी है। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, शल्की उपकला ऊतक या पपड़ीदार उपकला ऊतक, और यहाँ भी, और इसको, इन लेयर को क्या बोलोगे? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम याद आ रहा है? एंडोथेलियम किसका बना होता है? वेसल्स का आपसे पूछा था। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। दोनों को पतला होना है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो ऑक्सीजन यहाँ आ गई है, यहाँ पर हमारी एल्वियोलाई में हमने सांस ली, तो फाइनली लास्ट तक कहाँ तक आती है? हवा, ऑक्सीजन बोलोगे, ऑक्सीजन ही चाहिए, वो यहाँ आ गई है एल्वियोलाई में। और यहाँ से होता है क्या? डिफ्यूजन। यहाँ से होता है बेटा डिफ्यूजन, ये विसरण, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे सांद्रण ज्यादा है। हमने हवा भर ली अंदर ऐसे करके, तो यहाँ सांद्रता बढ़ गई। और डिफ्यूजन जानते हो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ता है, तो यहाँ पर होता है विसरण, डिफ्यूजन। और विसरण करना जहाँ है, डिफ्यूजन करना जहाँ है बेटा, वहां पर क्या चाहिए? पतला होना जरूरी है। तो एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे स्क्वैमस वाले। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन अब कहाँ चली गई? हमारे यहाँ ब्लड भरा है, यहाँ ब्लड होता है, इसमें ब्लड बह रहा है हमारा, यहाँ पर ऑक्सीजन चली गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक्स्ट्रा बनेगी जो हमारी बॉडी में, वो बाहर निकल जाएगी, वो भी एल्वियोलाई से ही जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट चलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में श्वसन अंग नहीं है? रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा नहीं है? आपने सारा पढ़ लिया, पूरा नाक से लेकर फेफड़ों तक, एल्वियोलाई तक, आपने सारे एक एक पार्ट के नाम आप देख चुके हो। अब बताओ कि कौन सा नहीं आता है? क्या ट्रेकिया नहीं आता है? क्या फेरिंग्स नहीं आता है? एसोफेगस नहीं आता है? नजल कैविटी नहीं आती है? क्या नहीं आता? आप जानते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है मैम। ग्रास नली ये नहीं आती। इसके अलावा एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, ये सब किसके हिस्से हैं बेटा? हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, श्वसन अंग हैं, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वास नली, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स सभी को द्वारा सहारा दिया जाता है। कौन सहारा दे रहा है? कौन सहारा दे रहा है बेटा? ट्रेकिया, श्वास नली को, तुम्हारी ट्रेकिया को
और ट्रेकिया दो हिस्सों में बट गई है, ब्रोंकियाल्स, ब्रोंकाई और छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स को कौन सहारा दे रहा है, कौन दे रहा है, क्या मिलता है बेटा इनके आसपास? सहारा देना मतलब उसको कवर कौन करके रखा है, कौन कवर करके रख रहा है बेटा, याद आ रहा है? रिंग जैसी संरचनाएं यहां तक मिलती है बेटा, ब्रोंकियोल तक मिलती है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी तक मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती है, जो टर्शरी वाली होती है वहां तक नहीं मिलती है। ये यहां तक मिलेगी, यहां तक भी मिलेगी। क्या है ये, क्या है? इनकम्प्लीट कार्टिलीजियस रिंग होती है, कंप्लीट कार्टिलीजियस रिंग होगी या इन कार्टिलीजियस रिंग होगी या हड्डियां होगी? मैडम कार्टिलीजियस की रिंग तो होती है, लेकिन कैसी होती है? बिल्कुल सही, सी शेप का मतलब समझो क्या है बेटा, सी शेप की होती है मैडम। चलो ठीक है, सी शेप की होती है, ओके, सी आकार की होती है क्योंकि इनकम्प्लीट है। क्या है बेटा? इनकम्प्लीट कार्टिलीजियस रिंग होती है। अगर कंप्लीट होती तो हम सी नहीं बोलते, हम ओ बोलते या फिर राउंड बोलते, गोल बोलते, लेकिन गोल नहीं है, सी जैसा होता है वैसी ही होती है, एक जगह से थोड़ी सी ब्रेक होता है, ये समझ लिए, पूरा गोला नहीं बनता, इनकम्प्लीट होती है, ध्यान रखो, ठीक है। कार्टिलीजियस रिंग तो होती है, ध्यान रखना, कार्टिलीजियस की ही बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है, हाइलिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? हाइलिन की बनी होती है ना। बाकी सारी चीजें इलास्टिन की बनी है, बाकी सारी इलास्टिक की बनी है, लेकिन ये वाली हाइलिन की बनी होती, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, और इनकम्प्लीट होती है, सी जैसा शेप होता है, इसीलिए परफेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। फेफड़े में कौन सा नेटवर्क शामिल है? विच नेटवर्क कंप्राइजेज द लंग? फेफड़े को कौन बना रहा है? फेफड़े के अंदर क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जल्दी से बताइए, क्या मिल रहा है आपको? फेफड़े में क्या दिखाई दे रहा है? आसान आसान से प्रश्न है बेटा। सभी के आंसर आने चाहिए। फेफड़ों में क्या होता है? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वो दो जो बड़ी बड़ी टूट के आई हैं ब्रोंकाई, और जो छोटी छोटी और टूट गई हैं शाखाएं, ब्रांचेस, ब्रोंक्यूल्स होंगी, ठीक है। तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होगी। और क्या मिल रहा है उसमें? क्या ट्रेकिया भी आपके फेफड़े में आ जाता है क्या? बता दो, क्या ट्रेकिया भी बेटा फेफड़े में आता है? ट्रेकिया फेफड़े के अंदर नहीं आता है, ट्रेकिया तो फेफड़े के बाहर है। फेफड़े कहाँ से शुरू होते हैं? फेफड़े यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। कहाँ से? ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल से स्टार्टिंग होती है हमारे फेफड़े की। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्व्यूलाई, ये तीन चीजें मिलेंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्यों रुक रहा है बेटा? नेटवर्क तो ठीक ठाक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं आज की क्लास में क्या हो गया। चलिए आप अपने क्वेश्चंस पे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो है आज एडजस्ट कर लो। क्यों लेगिंग हो रहा है? अरे यहाँ नहीं हो रहा, अगर होता ना यहाँ मुझे पता चल जाता, यहाँ अगर होता तो मुझे पक्का पता चल जाता, लेग होता तो। अगर आप अपने साइड से एक बार चेक कर लीजिए बेटा, नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़ जाएं। तो फेफड़ों में क्या है बेटा? तो फेफड़ों में ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकियाई है और एल्व्यूलाई है। ट्रेकिया नहीं आता, ट्रेकिया फेफड़े के बाहर है, ठीक है। चलिए, प्लूरा, प्लूरा की लेयर बता दो कितनी है बेटा? प्लूरा में लेयर होती है या नहीं होती है? होती है तो सिंगल होती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है? प्लूरा क्या है?
आपके फेफड़ों को ढकने वाली लेयर होती है आउटर लेयर ऑफ द लंग। फेफड़ों का बाहरी आवरण मेम्ब्रेन जो फेफड़ों को ढके उसे प्लूरा कहते हैं। कितने की है, कितनी लेयर की बनी है, कितनी की बनी है, अभी हमने पढ़ा था डबल लेयर होती है बेटा, दोहरी झिल्ली की बनी होती है, ठीक है, प्लूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस का प्रसार या विसरण किस श्वसन भाग में होता है, ये विसरण कर लेना बेटा इसको, है ना, विसरण। गैस का जो विसरण है वो कहाँ होता है, कहाँ डिफ्यूजन हो रहा है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना, दो जगह होता है वैसे, एल्यूलाई में होगा, ब्रोंकाई में होगा, ब्रोंक्यूल्स में होगा या ट्रेकिया में होगा। कहाँ होता है डिफ्यूजन, गैस का आदान प्रदान कौन से हिस्से में होता है, कौन से हिस्से में होता है, बिल्कुल सही, कहाँ होता है, कहाँ होता है मैडम, एल्यूली में होता है, एल्यूलाई में होता है, छोटे छोटे गोल लास्ट वाले स्ट्रक्चर, बिल्कुल हरी हरी राम, हे हरी राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव फेफड़े से बने होते हैं, मानव फेफड़े में कितने लोब मिलेंगे बेटा, दाएं में कितने होते हैं, बाएं में कितने होते हैं, राइट वाले में कितने होंगे और लेफ्ट वाले में कितने लोब होंगे, इसको सोचो, है ना। फेफड़ों में आप जानते हैं हमारे फेफड़े लोब में बटे हुए हैं, तो लेफ्ट वाला लंग और राइट वाला लंग जरा देखो, किसमें 3 लोब थे और किसमें 2 लोब थे। इधर वाला देखा था, इधर जो बना था इधर की साइड में राइट हैंड साइड वाला, कितने लोब थे मैडम, 3 लोब थे, बिल्कुल सही, राइट वाले में 3 और लेफ्ट वाले में 2, किधर गया हमारा राइट वाला 3 और लेफ्ट वाला 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल याद रखना बेटा, ये चीजें कंफ्यूज मत होना, एक बार दिमाग में बैठा लो, हमें इधर इधर की साइड में क्या लेना, लेफ्ट लेना, इधर वाले में राइट लेना, ठीक है। दूसरी जगह लंग्स में नहीं होता है, फिर वो सेल में होगा बेटा, सेल में और ब्लड कैपिलरी के बीच में डिफ्यूजन होगा दूसरी जगह। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र पूछा ना, हाँ चलिए वो हम आगे देखेंगे अभी और कहाँ होगा। फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल तो मुझे ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, जब से किसकी मसल्स की पूछी है, मतलब ढूंढना ही पड़ता है कि कहाँ होगी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज, किसको बोलोगे बेटा, कौन काम कर रहा है, सबसे ज्यादा काम किसका हो रहा है यहाँ पर बता दो, एल्वोलाई, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकस। क्या होगा उत्तर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग इज, हर एक अंग की आपको पता होनी चाहिए। क्या होगा, एल्वुलाई, बिल्कुल सही, ये जो एल्वुलाई है ना यही काम कर रही है, यहीं से डिफ्यूजन होता है, यहीं से विसरण होता है, यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है, ये सबसे ज्यादा काम कर रही है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, एल्वुलाई होती है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए अभी एक आपको सीक्वेंस दे के रखिए कि आपकी जो हवा है, आपकी सांस है, हवा जो है आप ले रहे हो अंदर लेके जा रहे हो, उसका रास्ता है ये, तो इसमें एक खाली जगह मिल रही है आपको एक्स, एक्स बता दो क्या है, खाली जगह जो मिल रही है ना बेटा एक्स, इसको बताओ क्या है ये, बाहरी नथुना यानी कि हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हवा जाएगी, फिर कहाँ पर जाएगी, वेटिब्यूल्स, इसको भूल जाना, अभी नाम है, हम डीप में नहीं जाएंगे, नजल चैम्बर या नजल कैविटी में जाएगी, उसके बाद हमारे इंटरनल नासिका में जाएगी, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स में जाएगी, नाक की तरफ जो फेरिंग्स का हिस्सा होता है उसे नेजोफेरिंग्स कहा जाता है, नाक के तरफ में जो हिस्सा होता है उसे नेजोफेरिंग्स कहा जाता है। अब नेजोफेरिंग्स से हमारी हवा, हमारी सांस कहाँ जाएगी, ये एक्स बता दो। उसके बाद लैरिंग्स में आती है, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, एल्वोलाई में और खत्म काम। तो ये एक्स क्या है बेटा, क्या ये ग्लोटिस है, क्या एल्वुलाई है, क्या आर्ट्रिया है, आर्ट्रिया यानी कि धमनी है, या ब्रोंकाई है, ये एक्स क्या है,
बेटा एपिग्लोटिस, ये लैरिंग्स के ऊपर क्या मिल रहा है, लैरिंग्स के ऊपर वो ढक्कन, वहां से होकर ही तो जाएगी ग्लोटिस, बिल्कुल सही, ग्लोटिस से होकर। एपिग्लोटिस, ग्लोटिस का ढक्कन एपिग्लोटिस है ना, तो एपिग्लोटिस खुलेगा, ग्लोटिस से होकर लैरिंग से होकर कहाँ जाएगी, एल्वुलाई तक जाएगी, बिल्कुल सही, ग्लोटिस है बेटा, वो क्या है, ग्लोटिस, बिल्कुल। सांस लेने में शामिल हवा की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए क्वेश्चन हमें करना जरूरी है। उपकरण जो हमारी किसको मापे, हवा की मात्रा को मापे, सांस लेने में जो शामिल हवा की मात्रा को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग। आपके फेफड़े में कितनी हवा भरी उसको माप देता है, कौन मापता है? हाँ भाई भर सकते हैं, भर दो, 2 फॉर्म एक साथ भरो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि तुम भर दो, क्या ही दिक्कत है। स्पाइरोमीटर, गैल्वेनोमीटर तो आप जानते हैं बेटा, वोल्टेज मापता है। एरिनोमीटर या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आपकी हार्ट बीट को मापता है, क्या होगा, स्पाइरोमीटर, बिल्कुल सही, स्पाइरोमीटर यूज किया जाता है। और इसको मुंह में, जैसे हम कोई नली लेते हैं, बॉटल की निब लेते हैं, वैसे इसको मुंह में डाला जाता है और जोर से सांस लेने को ऐसे कहते हैं। और ये कनेक्ट रहता है, जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस तरह के बनाता है ना ग्राफ, इस तरह से यहाँ भी ग्राफ बनता है, ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है, उस मशीन में देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम क्या है, इस ग्राफ का नाम है स्पाइरोग्राम ना, स्पाइरोग्राम कहते हैं। स्पाइरोमीटर और स्पाइरोग्राम वो ग्राफ होता है। ग्राम शब्द लग जाए समझ लेना वो ग्राफ है, और ग्राम हट जाए तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, यानी कि किसी डिवाइस का नाम है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ग्राम लगा दूं तो ये वो ग्राफ होता है, और अगर मीटर लगाए तो ये डिवाइस का नाम है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे हम मापते हैं, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा जो एनाटॉमी वाला हिस्सा है वो खत्म हो गया, क्या क्या भाग थे हमने पढ़ लिए। अब एक्चुअल रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन हम देख लेते हैं। एक्चुअल जो श्वसन है वो कैसे होता है, क्या होता है, श्वसन क्या है बेटा, रेस्पिरेशन क्या है, तो ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है ना, ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है, और भौतिक और रासायनिक प्रोसेस है बेटा। रेस्पिरेशन एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हम सांस को फेफड़े तक, एल्वुलाई तक लेके जा रहे हैं, तो यहाँ कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही है, यहाँ से हमारी सेल तक हमारी हवा जा रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया मतलब यहाँ तक तो नहीं हो रही है, एल्वुलाई तक, फेफड़ों तक तो नहीं हो रही है। तो क्या है, भौतिक प्रक्रिया भी, और बाद में एनर्जी बनेगी, एटीपी बनेगी, तो केमिकल भी है। इसे कहते हैं रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। हाँ ग्राफ नहीं बनता तो गए, है ना। अब थोड़ी देर सांस रोक लो, या फिर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इसमें ग्राफ ना बने, क्योंकि हमारे फेफड़े पूरी तरह से खाली कभी नहीं होते। हार्ट के केस में ग्राफ ना बने तो समझ लो गए। चलिए रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्या है बेटा, तो ये क्या हो रहा है, इसमें होता क्या है, श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं होता है, रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता है। क्या होता है, आपका ग्लूकोज जो आप बना चुके हो, कहाँ बनाया आपने ग्लूकोज, वो हरिराम हम आगे चेक करें, आगे बताऊंगी बेटा, कितनी लेते हैं, कितनी छोड़ते हैं, कितनी रह जाती है, टोटल कितनी होती है, सब हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, हमने खाना बनाया, हमने डाइजेशन पढ़ लिया, हमने पाचन पढ़ लिया, हमने ग्लूकोज बनाया, वो ग्लूकोज अवशोषित हो गया, एसिमिलेशन हो गया, स्वांगीकरण हो गया, कोशिका के पास पहुंच गया। अब कोशिका को इस ग्लूकोज से ऊर्जा बनानी है, तो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा बेटा, श्वसन करना पड़ेगा। तो ये जो ग्लूकोज को तोड़ने में, यानी ग्लूकोज के साथ जुड़ने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन, जो हम नाक से ले जा रहे हैं,
जो हम सांस लेके ले जा रहे हैं वो ऑक्सीजन इससे जुड़ेगी और इसको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ेगी और ऊर्जा बनाएगी, एटीपी बनाएगी। टोटल मिला के कितनी एटीपी बनेगी कहोगे मैम? 36 और 38 एटीपी। अलग अलग जगह हम देखेंगे कहाँ कितनी बन रही है। तो ये प्रोसेस, इसको कहते हैं श्वसन, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ये प्रक्रिया हमारी कोशिका में होती है। ऐसे नहीं हमारे फेफड़े में हो गई, ब्लड में हो गई। कहाँ होगी बेटा? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये वाली अभिक्रिया। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं। अगर आपसे पूछे कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है, सेल्यूलर फ्यूल किसको बोलते हैं, तो सेल में किसका यूज करते हैं ऊर्जा बनाने में? तुम चूल्हा जला रहे हो, तुम गैस जला रहे हो तो ईंधन यूज कर रहे हो। गैस में एलपीजी यूज कर रहे हो, चूल्हा जलाने में लकड़ी कोयला यूज कर रहे हो, तो वो ईंधन हो गया, फ्यूल हो गया। अब कोशिका में तुम्हारी ऊर्जा बन रही है, तुमने क्या यूज करा? मैडम ग्लूकोज यूज करा, तो इसे बोलते हैं कोशिका का ईंधन, सेल्यूलर फ्यूल। ठीक है, चलिए आप जरा ये डिकम्पोजिशन में जो बच्चे कंफ्यूज हो गए इसको काट लेना, इसको अपने नोट से भी हटा लेना। ठीक है, हमारी श्वसन की प्रक्रिया केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है बेटा। जैसे हमने क्या पढ़ा, हमने डाइजेशन पढ़ा, उसी तरह से हमारे श्वसन से पूछ लेते हैं कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बेटा ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है ग्लूकोज के साथ, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ देखो क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि ऊष्मा शेषी शोषी अभिक्रिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन की। आ गई बात समझ में? चलिए जरा क्वेश्चन का आंसर करिए। श्वसन की प्रक्रिया क्या है? किस प्रकार की प्रक्रिया है हमारी रेस्पिरेशन की, श्वसन की? कौन सी टाइप की प्रक्रिया रिएक्शन है बेटा? जल्दी से टिक करिए, आंसर करिए सभी। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया जो ऊष्माशोषी है, एक संयोजन अभिक्रिया जो ऊष्माशोषी है, एक अपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी है। क्या है ये? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। आपका बिल्कुल सही। केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। बायोलॉजी का तो पता नहीं आए ना आए, लेकिन केमिस्ट्री में जरूर आता है। जो बैच के बारे में पूछ रहे थे, बैच कहाँ मिल रहा है? एप्लीकेशन पर मिल रहा है। सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो है प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना बेटा, वहाँ मिल जाएगा। रिवीजन बैच वहाँ पर चल रहा है, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, बायोलॉजी की क्लास का रिवीजन चल रहा है। बिल्कुल बेटा, लेवल मीडियम रहेगा पेपर का, ना हाई ना लो, है ना। लेकिन हो सकता है टेक्निकल, इस बार टेक्निकल शब्द ज़्यादा यूज़ करे थे। जैसे कि बायोलॉजी में हम जो टेक्निकल शब्द पढ़ते हैं वो ज़्यादा यूज़ करें तो आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए आपको पेपर हार्ड लगता है। आप आसान भाषा में पढ़ते हैं और वहाँ पर टेक्निकल शब्द यूज़ कर लिए जाते हैं तो पेपर आपको टफ लगता है। ठीक है, तो जो आपकी बुक में लिखा है वही शब्द आपको पढ़ना है ताकि आराम से पेपर आप कर सकें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।